नमस्कार। बेबाक बिहार पर हम आपके साथ उपस्थित हैं। आज हम फिर एक पॉलिटिकल डिबेट करेंगे और इस पॉलिटिकल डिबेट का मतलब आप समझते ही हैं। क्या पूरे तरीके से बिहार, क्या पूरा देश चुनावी माहौल में है और पूरे तरह से बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरा चरण का चुनाव का आज प्रचार समाप्त हो गया है और हम चर्चा करेंगे कि बिहार में क्या होने जा रहा है। तीसरे चरण के चुनाव में हम दूसरे चरण की भी बात कर लेंगे, मगर देखिए जिस तरह से बिहार में चुनाव का माहौल है, आपने देखा है कि हर दल के लोग, प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हो रहा है बिहार में, गृह मंत्री का दौरा हो रहा है, रक्षा मंत्री का दौरा हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी बिहार आ रहे हैं। पूरी तरह से भाजपा और एनडीए के लोग इस मोड में है और लगातार प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। तो बिहार का ये चुनाव रोचक होता है। वैसे कहा जाता है कि बिहार का चुनाव हरदम, हमेशा, जब से हम लोगों ने देखा है, कम से कम नहीं भी तो कितने पार्लियामेंट देखे हैं, मगर बिहार एक ऐसा मुद्दा होता है कि बिहार से कुछ निकलता है और बिहार से कुछ बात होती है। तेजस्वी यादव भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, अकेले कैंपेन कर रहे हैं और उनके साथ मुकेश सहनी अभी वीआईपी के, कांग्रेस के लोग दिखते नहीं, उनके साथ बहुत कम दिख रहे हैं। तो ये लेके तेजस्वी ने कमाल संभाली है और प्रधानमंत्री ने 2 शाहजादे की भी बात की है। ये आप समझ जाइए 2 शाहजादे कौन है। तो भाई हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आज आपने देखा होगा कि अनंत सिंह 15 दिनों के पेरोल पर आज सवेरे जेल से रिहा हुए हैं। कारण दिया गया है कि उनके जमीन जायदाद और कुछ की बातें हैं, बंटवारे की बातें हैं, तो उन्हें 5 साल में पहली बार पेरोल मिला है और वो भी चुनाव के समय पेरोल मिला है। तो इसको लेके भी चर्चा है। दूसरी ओर आप ये देखें कि अनंत सिंह आ गए, आनंद मोहन सिंह भी बाहर हैं, रामा सिंह हेलीकॉप्टर पर सवार हैं, उसके अलावा मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक महतो ऐसे जिनका नाम आया, जिस कहा जा रहा है, वो मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी बातें बिहार में होती जा रही है। हम चर्चा तो आज करेंगे इस पर भी, मगर चर्चा हम ज्यादा करेंगे तीसरे चुनाव की। तीसरे चरण के चुनाव में क्या प्रतिष्ठा तो दांव पर है। एनडीए की, चूंकि वो सारी सीटें एनडीए के पास है और 3 सीट जनता दल यूनाइटेड का है, 1 सीट भाजपा का है और 1 सीट लोजपा का है। तो ये उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और कहीं तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लोगों ने एक में भी सेंधमारी की, तो हो सकता है उनका कहना हो कि हमने सेंधमारी की और हमारी स्थिति ठीक रही। तो हम आज इस चर्चा में शामिल हमारे जो लोग हैं, मेहमान हैं, उनका मैं परिचय आपसे करा दूं। और हमारे साथ आज जो पैनल में हैं वो हैं सुनील सिंह। सुनील सिंह प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और लोगों को बीच सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पार्टियों से भी इनका संबंध है। दूसरी हमारे साथ हैं अनामिका सिंह पटेल, जो हाल में ही विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई हैं और भाजपा की प्रवक्ता भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। आपका स्वागत है। उसके साथ विनोद शर्मा, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हैं। और मधु मंजरी हैं आरजेडी में, वो जुड़ रही, अभी उन्होंने फोन किया था। तो सभी का स्वागत है और इस चैनल में आप लोग आए। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले सुनील सिंह जी से। सुनील सिंह जी, आप बताएं कि 2 चरणों के चुनाव के बाद जिस स्थिति में लोगों ने कहा कि 47% वोट हुआ, लोगों, हर एक दलों के पल्स रेट में अप डाउन है, एक ही दल नहीं, दोनों दलों के बीच में अप डाउन चला। तीसरा चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव अनोखा है। इसलिए अनोखा है कि तीसरे चरण का जो वोट सीक्वेंस है वो कुछ अलग है। और आपको याद है कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी पहली बार तीसरे चरण में आ रहे हैं। पहले चरण में बीजेपी थी, दूसरे चरण में बीजेपी नहीं थी, अब तीनों एलजेपी और बीजेपी है। आपको क्या लगता है झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और खगड़िया, इसमें संक्षिप्त में आप पहले बताएं, उसके बाद फिर हम लोगों के पास आएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। दीपक जी, तीसरे चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चरणों में जो मतदान का प्रतिशत रहा और जिस तरह सेंधमारी हुई लोगों के कोर वोट में, उसने सारे राजनीतिक दलों के हृदय की धड़कन बढ़ा दी है। इस जो चरण है, तृतीय चरण, इसमें सबसे ज्यादा जो चुनौती होगी खास करके जदयू के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी, वो उनके कोर वोटरों को बचा के रखने की चुनौती होगी। भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं झंझारपुर से शुरू करता हूं। जो चुनाव इस तृतीय चरण में होने जा रहे हैं 7 तारीख को, इसमें दरभंगा से एकमात्र वो क्षेत्र रहा है, एक संसदीय क्षेत्र है झंझारपुर। सहरसा से मैं समझता हूं कि दो हैं और 3 हैं और एक जो है पूर्णिया प्रमंडल से है। तो ये ज्योग्राफी इसकी मोर और लेस इस तरह की बनी हुई है। हम झंझारपुर से आरंभ करते हैं। झंझारपुर बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से किसी जमाने में लोकसभा का संसदीय क्षेत्र माना जाता था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, मंगनी लाल मंडल, देवेंद्र प्रसाद यादव, धनिक लाल मंडल जैसे नाम यहाँ पर जुड़े रहे। आपके बहुत वरिष्ठ पत्रकार यहाँ से, जो राजहंस साहब भी यहाँ से चुनाव, गौरी शंकर राजहंस जी भी एक बार जीते हैं कांग्रेस के टिकट पर। इसको हमको 2 परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पूरे 5 क्षेत्र के चुनाव को, यदि झंझारपुर ही नहीं इसमें होगा, 2014 और 2019। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले केंद्र में बनी, तो 2014 को हम ले सकते हैं, 2019 को ले सकते हैं। उसके पूर्व के चुनाव में कमोबेश कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा इन सारे संसदीय क्षेत्रों में। 2014 में वहां पर मंगनी लाल मंडल थे, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, और उन्हें बीरेन्द्र चौधरी जी ने हराया था झंझारपुर में। जो बीरेन्द्र चौधरी जी वहां से जीते। 2019 में जदयू को ये सीट चला गया और रामप्रीत मंडल जी जदयू की ओर से आए और उनके खिलाफ राजद के गुलाब यादव जी थे। गुलाब यादव जी इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, 2024 का भी, हालांकि वो तीसरा कोण बनाने जा रहे हैं। आज जदयू आरजेडी के साथ वो बसपा से इस बार खड़े हैं। इसे भी ध्यान में रखना होगा। तो इस बार फिर से जदयू ने रामप्रीत मंडल जी पर दांव खेला है, लेकिन राजद या इंडिया गठबंधन ने इस बार जो बिहार में, जैसे हम पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भी देख रहे हैं अन्य संसदीय क्षेत्रों में, उन्होंने अपना होमवर्क बहुत बेहतर ढंग से किया। जाति जो बहुत महत्वपूर्ण रही है बिहार के चुनाव में, उन्होंने उस जाति की संरचना का बहुत खास ख्याल रखा है। अब झंझारपुर में जो चुनौती होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वहां का जो अत्यंत पिछड़ा है और दूसरा वहां का जो वैश्य समुदाय है, ये 2 समुदाय को साधने की बात होती है। ये जिधर गए वो चुनाव उधर निकल जाता है। जो 2014 के बाद या 2014 से पहले भी जब देवेंद्र यादव जी और मंगनी लाल मंडल जी लड़ रहे थे, वहां से तो देखा जाता है। तो इस स्थिति में जो राष्ट्रीय जनता दल के इस बार उम्मीदवार हैं वो महासेठ जी हैं, सुमन कुमार महासेठ, मैं समझता हूँ यही उनका नाम है, सुमन कुमार महासेठ हैं। और रामप्रीत मंडल जो है निवर्तमान है जदयू के। गुलाब यादव जी बसपा से हैं, जो पिछली बार 2019 में वो राष्ट्रीय जनता दल से थे और हार गए थे। तो ये एक बड़ा मजेदार समीकरण वहां बना है, कहे कि अब जदयू के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए वैश्य समुदाय के मतदाताओं को समेटने की बड़ी चुनौती रहेगी। ये झंझारपुर की चुनौती है। अब हम आते हैं सुपौल में, सहरसा में हम आते हैं। सहरसा में सुपौल बताएं फिर। हाँ ठीक है, बताएं। जी मैं जैसे आपने सीक्वेंस बताया मैं उसी तरह आ रहा हूँ। हाँ। सुपौल में दिलेश्वर कामत जी हैं जदयू के, जो निवर्तमान है सुपौल। और वहां से जो इस बार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो चंद्रहास चौपाल हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जो 6 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि एकमात्र
जो विधानसभा क्षेत्र सिंहेश्वर है वो मधेपुरा जिला का है, शेष 5 जो है वो आपके सुपौल जिला से आते हैं। तो सिंहेश्वर जिला जो कि मैं समझता हूँ कि रिजर्व है, वहां से ये चंद्रहास जी, हमारे वहां के चंद्रहास चौपाल जी वहां से विधायक भी हैं, सिटिंग विधायक भी हैं और अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी। यहाँ पर तीसरा कौन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बैद्यनाथ मेहता जी, जो कि निर्दलीय हैं, और ये बड़े महत्वपूर्ण उम्मीदवार ये बनते हैं। कहे कि ये अत्यंत पिछड़ा है, यदि ये थोड़ा भी दाएं बाएं करेंगे तो जदयू के लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ा होगी। और हमें दूसरा एक पहलू भी देखना होगा इन चुनाव का। 2019 से यदि हम मुकाबला करते हैं उससे, 2019 में एक वेव था जो कि बिल्कुल नजर आ रहा था, एक आंधी थी। पुलवामा हुआ था या और भी पठानकोट हुआ था, तो वो सारी की सारी बातें मिलके मोदी जी का अपना करिश्मा था, तो उसने एक पक्षी चुनाव को बना दिया था। मतदान का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा हुआ था और उस हिसाब से जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा था। तो मैं समझता हूं कि 2019 का की स्थिति 2024 में नहीं है। हवा इस तरह की कुछ नहीं है। यदि कोई कहीं अंडर करंट हो तो अलग सी बात है, लेकिन वो अंडर करंट किसके पक्ष में जाएगा ये कहना भी मुश्किल है। सुपौल में स्थिति ये है कि पिछली बार जो उन्होंने जो रामप्रीत मंडल जी ने 2019 का चुनाव जीता था, वो मैसिव विक्ट्री थी। 53.78% उनको वोट आया था और उन्होंने पराजित किया था जो पप्पू यादव जी हैं, महत्वपूर्ण बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी रंजीता रंजन जी कांग्रेस की वहां की सांसद थी सिटिंग, जो 2014 में जीती थी। उनको सिर्फ उस 53.78 के मुकाबले में सिर्फ 29.76% वोट ही आया था। तो आप सोच सकते हैं कि 4.5% से ज्यादा का स्विंग वो था उस समय भाजपा के पक्ष में। और मैंने पहले भी कहा कि वैसी स्थिति नहीं है। अब यहाँ पर भी फिर वही चुनौती है। यहाँ पर आपके जो ज्यादा मतदाता हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है, जो कि ट्रेडिशनली जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी हैं काफी अच्छी संख्या में, और बड़ी संख्या बनती है इसमें अत्यंत पिछड़े मतदाताओं की। अब अत्यंत पिछड़े मतदाता यदि बैद्यनाथ मेहता काटते हैं तो ये सीधे सीधे जदयू को इसका घाटा उठाना पड़ेगा। अब आप आ जाइए, मैं समझता हूँ मधेपुरा आप सब कोई जानते हैं कि मधेपुरा बहुत महत्वपूर्ण जगह रहा है। एक जमाना था जबकि ये नारा लगता था कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का, ये बड़ा कॉमन नारा था। और आश्चर्यजनक रूप से जब 1967 में भागलपुर के काफी क्षेत्रों को काट के इसे बनाया गया था संसदीय क्षेत्र, तो कम से कम यहाँ पर 67 से लेके आज तक 2019 तक जब भी जीते यादव जीते। ये भी एक अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक बात है। यहाँ पर शरद यादव जी रहे हैं, लालू यादव जी यहाँ से जीते हैं, पप्पू यादव जी जीते हैं, 4 बार शरद यादव जी जीते, 4 बार हारे, 2 बार लालू यादव जी जीते, 1 बार पप्पू यादव जी जीते। और अभी के जो सांसद है वो दिनेश चंद्र यादव जी हैं, और उनको जो चैलेंज कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कुमार चंद्रदीप यादव जी जो हैं वो वहाँ के प्रोफेसर भी हैं, और इनके पिताजी रवि जी वहाँ के निवर्तमान सांसद भी हुआ करते थे मधेपुरा से, और अच्छे राजनीतिक परिवार से आते हैं और युवा हैं। तो यहाँ पर भी जो है संघर्ष, यहाँ पर भी मामला वही बनता है। यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले में 2.5 लाख मतदाता बढ़ गया है, और उन 2.5 लाख मतदाताओं में युवाओं की संख्या ज्यादा है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है कहे कि हम लोग जो चुनाव देख रहे हैं इस बार बिहार का 2 चरणों का, या जो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, तेजस्वी जी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं विशेषकर युवाओं की। अब चाहे वो नौकरियों का मामला रहा हो, चाहे वो आपका जातिगत जनगणना का मामला रहा हो, युवाओं की भीड़ एक अच्छी खासी, या फिर आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की बात हो, युवाओं की भीड़ आ रही है, और उनके सभाओं में युवाओं की भीड़ डट के आ रही है। एक और मजेदार बात है जो मधुबनी और जिस समय मैं झंझारपुर की बात कर रहा था, उस समय मैंने वो
उस पहलू को मैं कहना भूल गया था कि मुकेश सहनी जी पिछली बार अलग से लड़ रहे थे, या मुकेश सहनी जी इस बार इंडिया गठबंधन में है, और चाहे वो झंझारपुर का इलाका हो या पूरा वो जो सीमांचल के साथ सटा हुआ इलाका हो, सहरसा और पूर्णिया का, उस सारे इलाकों में उनके स्वजाति बहुत अच्छी संख्या में, और बिहार में जाति एक बड़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो अत्यंत पिछड़ा में इंडिया गठबंधन को एक एज जाता है जिसमें कि अत्यंत पिछड़ा में एक बड़ी सी जाति का समूह, मल्लाह या केवट, अलग अलग जगह पर उनको अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, या मछुआरे भी हैं, वो सारे के सारे अभी जो है उनकी वोट बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। एक बड़ी तो चुनौती जदयू को होगी। आपका ये कहना है कि ये इलाकों का जो चुनाव है वो बहुत आसान नहीं है दोनों पार्टियों के लिए, दोनों के लिए रोचक है। आसान नहीं है। नहीं। मैंने अब हम पहले आते ही हैं, फिर आपके पास आएंगे, फिर हम जी आपके जी पास आएंगे, और इसके बाद अब हम आते हैं अनामिका जी के पास। अनामिका जी, आपने इनसे उनकी बातें सुनी, जिस तरह के चुनाव है, जिस तरह के आपके यहाँ प्रचार हो रहा है, जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, और आपका पूरी तंत्र लगी हुई है चुनाव में, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अनंत सिंह आज छोड़ दिए गए, बाकी रामा सिंह है, फिर ये सारे जो बाहुबली कहे जाते रहे हैं, क्या लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को कुछ परेशानी दिख रही है, या जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बढ़ रहे हैं आगे चुनाव प्रचार में, क्या लगता है आपको? आवाज आवाज नहीं आ रही, म्यूट करें, म्यूट अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। तब तक हम आते हैं आवाज, तब तक हम आते हैं अभी हमारे साथ आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी भी जुड़ गई हैं, और विनोद शर्मा जी भी। विनोद शर्मा जी, हम आपके पास आते हैं, उसके बाद मधु मंजरी के पास जाएंगे। लगता है कि अनामिका जी के कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, या वो आएंगी तो फिर उनसे हम बात कर लेंगे। तो विनोद शर्मा जी, आपने तो बहुत चुनाव देखा है, बहुत दिनों से कांग्रेस में रहे हैं, कुछ दिनों तक बीजेपी में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ उत्साही नहीं दिख रही है, जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहे हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे नीतीश कुमार वो अपने उन लोगों को करीब लाते जा रहे हैं जिन लोगों से समीकरण जो है, चुनावी समीकरण बढ़ता बिगड़ता है। क्या लगता है आपको, ये तीसरे चुनाव में कांग्रेस इतनी बिहार की प्रदेश की कमेटी जो है उतनी चुप क्यों है? वो क्यों नहीं प्रचार में भाग ले रही जम के? आपने देखा ही होगा कि लगातार तेजस्वी और मुकेश सहनी का प्रचार चल रहा है, कांग्रेस के लोग कहीं कहीं दिखते हैं। क्या ऐसे में आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? कात्यायन जी, देखिए, सबसे पहली बार कि हमारा गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन, जिसमें राजद, माले, लेफ्ट और कांग्रेस है, और हम मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रदेश कमेटी नहीं बनी है, जिसके कारण कुछ लग रहा है कमियां जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की सक्रियता बहुत नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रदेश स्तर पर जरूर है, लेकिन जिला स्तर पर हमारे कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे गठबंधन के, उनके साथ लगे हुए, उनकी मजबूती के लिए हर स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस की प्रदेश कमेटी नहीं बन पाई, जिसके कारण एक कमी आपको नजर आ रही है। लेकिन यह चुनाव चूंकि इंडिया गठबंधन का है, हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, मिलजुल कर लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और निश्चित रूप से आपने कहा कि यह चुनाव कुछ दिलचस्प है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि यह चुनाव इस बार दिलचस्प है, और सभी पार्टियों, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको कहीं न कहीं से
फर्स्ट और सेकेंड फेज के जो वोटिंग हुए उससे लगता है कि क्या होगा रिजल्ट बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी ये सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है, क्योंकि जब वोटिंग कम होती है तो मायूसी होती है, नाराजगी होती है सरकार से, तो वोट कम देने जाते हैं और इसका असर फर्स्ट और सेकेंड फेज में दिखा है। दूसरी बात है कि अभी जो 5 जगह चुनाव हो रहे हैं वो निश्चित रूप से अति पिछड़ा इलाका है। वो कोसी बेल्ट है, जिसे कहा जाता है कोसी त्रासदी से त्रस्त बेल्ट है, जहां बहुत ज्यादा गरीबी है और वहां के लोग निश्चित रूप से रोजी और रोटी के लिए परेशान रहते हैं। वहां के ज्यादा लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसका असर पड़ेगा चुनाव पर, क्योंकि उन्हें रोजी और रोटी नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करे कि हमारा जीवन यापन हो। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से राज्य सरकार भी फेल्योर है और केंद्र सरकार भी फेल्योर हो कि वहां पर कोई कल कारखाने बड़े नहीं लगे हैं जिसके कारण उनके जीवन यापन के लिए साधन मुहैया हो, और निश्चित रूप से उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। तो वहां के लोग इस पर निश्चित रूप से चिंता करेंगे और वोटिंग के समय ध्यान रखेंगे कि ऐसी सरकार बने जो यहाँ नए कल कारखाने लगावे, उद्योग की बात हो और उनको आने वाले उनके बच्चों को कम से कम रोजगार का अवसर दे। और यह चुनाव निश्चित रूप से हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है और आने वाले समय में भी इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी पूरी शक्ति लगाएगी और हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। आपने एक बात कही थी कि अभी तक कमेटी नहीं बनी है प्रदेश की। मुझे लगता है कि ये बड़ा बेतुका लगता है कि कांग्रेस की ऐसी पार्टी है, जब ये चुनाव होने जा रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें आपको शिरकत करना है, तो आपने कमेटी नहीं बनाई, तो इसका असर तो आपके चुनाव प्रचार पर पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे अध्यक्ष जो कांग्रेस की कमेटी क्यों नहीं बनी? फिर हम आएंगे मधु मंजरी के पास, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव होता है। बीच में प्रभारी बदल गए, प्रभारी पहले थे, बहुत दिन तक कमेटी नहीं बनने दिए, फिर दूसरे प्रभारी आए तो वो भी कुछ कारण से अस्वस्थ थे और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रयास किया, कमेटी नहीं बन पाई। लेकिन निश्चित रूप से इसका तो असर पड़ता है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है, सच्चाई है। लेकिन प्रदेश स्तर को छोड़ दिए तो नीचे स्तर पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिला कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रदेश स्तर पर कहीं न कहीं संगठन का अभाव है, जिसके कारण आपको जो नजर आ रहा है वो सही है, उसको हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो पुराने साथी हैं, वो लगातार गठबंधन के साथियों के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। अब हम आएंगे फिर आपके पास दूसरे राउंड में। मधु मंजरी जुड़ी हैं। मधु मंजरी जी, आप तो लगातार चुनाव प्रचार में थी, बांका में थी और जगहों पर थी, तो राजद और मुकेश सहनी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का आपने तालमेल भी देखा होगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लगातार कैंपेन किया है और वो उन्होंने अकेले, लोग कहते हैं, वो लोग को मानना भी चाहिए कि वो अकेले लोहा ले रहे हैं मोदी ऐसे स्ट्रॉन्ग ये से। क्या कहना चाहते हैं कि क्या होगा आरजेडी का फ्यूचर चुनाव में? किस तरह से आरजेडी जीतेगी, ये आप बताएं। लगता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया उनको, मधु मंजरी को। दोनों का आएंगे तो हम बात करते हैं फिर उनसे। तो सुनील जी, आप बताएं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। म्यूट अनम्यूट। नहीं, मेरा आप वहां से म्यूट किया है, आपने वहां से म्यूट कर रखा है। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि मैं अररिया और खगड़िया बचा हुआ था, मैं उसको समअप कर लेता हूं। 3 मैंने बताया था, अररिया भी है और खगड़िया 2 बच रहे हैं। तो अररिया आपका एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि अभी निवर्तमान सांसद हैं प्रदीप सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो 2019 में जीते थे और उसके पूर्व में 2018 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें कि सरफराज आलम जी, जो वहां के सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन साहब के पुत्र थे, जो कि 2014 में जीते थे और 2018 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो 18 के उपचुनाव में वो तस्लीम साहब के पुत्र जो हैं सरफराज आलम जी जीते थे आरजेडी से।
और फिर 2019 में प्रदीप कुमार सिंह जी जो है 2019 में जो है प्रदीप कुमार सिंह जी आ गए। अररिया में 45% से ज्यादा मुसलमान है और 2019 में मतदान का प्रतिशत 62.38% था और 6 लाख से ज्यादा मतों से प्रदीप लाख जी जो है 2 लाख से ज्यादा मतों से प्रदीप जी जीते थे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है। जो अन्य पहले और दूसरे चरण के चुनाव में मैंने पाया कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में सवर्ण वोटरों में भी सब सेंधमारी हुई और अत्यंत पिछड़ा वोट भी टूटा। और पूर्णिया में हमने जस्ट उसका उलट देखा इसी सीमांचल के क्षेत्र में, जहां की यादव और मुस्लिम जो कोर वोटर थे आरजेडी के, वो टूट के पप्पू यादव जी जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनकी ओर गए। तो ये कहना कि किसी की उस पर ठेकेदारी है, ये मुश्किल है कहना। लेकिन समस्या ये है कि जो आपके अररिया है 45% मुस्लिम आबादी है, लेकिन शेष आबादी हिंदू आबादी है, जिसमें कि यादव जो है 15% बनाते हैं और कुल वहां का जो यादव समुदाय है वो 15% बनाता है और शेष पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा सवर्ण लगा के वो 40% में वो लोग आते हैं। 19 लाख से ज्यादा वहां पर मतदाता है। मैं समझता हूं कि वहां का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। जिस तरह कोर वोटर यदि 45% और 15% एक साथ वोट कर गया और कोई हवा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अररिया में समस्या होगी, काहे कि 2 ही बार वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब आप आ जाइए खगड़िया में। खगड़िया में इस बार सबसे मजेदार चुनाव हो रहा है। खगड़िया में 2 जाति सबसे महत्वपूर्ण रही है। जातियों को आप माइनस करके बिहार में चल नहीं सकते हैं। उसमें पहली जाति है यादव और दूसरी जाति है आपके आते हैं, उसमें कुशवाहा वोटर आते हैं। हम लगातार जो नीतीश जी के प्रादुर्भाव से देख रहे हैं कि वहां पर कुशवाहा वोटर ट्रेडिशनली जदयू या एनडीए के पक्ष में जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। जो उम्मीदवार है वहां पर संजय कुमार कुशवाहा जी इंडिया गठबंधन के और सीपीएम के वो उम्मीदवार हैं जो गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, और वो स्थानीय है और कुशवाहा जाति से आते हैं। और जैसी वहां से जो मुझे लगता है कि अन्य जगहों में भी कुशवाहा वोटरों में सेंधमारी हुई है, ये यदि कुशवाहा वोट नहीं बचा सकती है जदयू, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरी समस्या ये है कि पिछली बार ये रामविलास जी की लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार महबूब अली कैसर साहब ने वो चुनाव जीता था, जो वहां के बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार से आते हैं। चौधरी सलाउद्दीन साहब जो कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, उनके पुत्र हैं। महबूब अली कैसर साहब अभी जस्ट उनका जब टिकट कटा, जो वही निवर्तमान सांसद थे, तो वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी आकलन जरूरी है। और वो समझता हूं कि उसमें सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं उनको थोड़ा एज मिलता दिख रहा है। यहाँ पर वहां पर भी चुनौती अत्यंत पिछड़े मतों को लेके ही है। और एक वहां पर और महत्वपूर्ण बात है कि 2019 में वहां पर मुकेश साहनी जी लड़ रहे थे, जो हार गए थे चुनाव महबूब अली कैसर जी के सामने। अब मुकेश साहनी जी, मैं समझता हूं कि मुकेश साहनी जी के आने से मजबूत हुई है इंडिया गठबंधन, इसमें कोई शक नहीं है। एक पिछला चुनाव उनका लड़ा हुआ है, लगातार उन्होंने सभाएं की है तेजस्वी जी के साथ। तो मैं समझता हूं कि सीपीएम को, जिनको की वहां से जो सूचनाएं या जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से कुशवाहा जो है, संजय कुशवाहा जी जो सीपीएम के उम्मीदवार है, वो अच्छी खासी संख्या में उनको समर्थन मिल रहा है आपको कुशवाहा मतदाताओं का। और जब कुशवाहा मतदाताओं के समर्थन के साथ यादव और मुसलमान आ जाते हैं साथ में, और फिर माने जो मल्ला और दूसरे उस तरह की जातियां आ जाती है जो मुकेश साहनी जी से प्रभावित होते हैं, और उन्होंने इसको सिद्ध किया है बहुत बार कि मुकेश साहनी जी वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि मान्यवर लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल के रखा करते थे बिहार में। तो ये एक बड़ी बात हो सकती है और खगड़िया का रिजल्ट भी चौंकाने वाला हो सकता है, मेरा आकलन। और ये मेरी, लेकिन वहां पर भी हाँ, अब मधु मंजरी के पास आते हैं। मधु मंजरी जी, आपसे मैंने सवाल किया था कि आपने बहुत सारी जगहों पर चुनावी दौरा किया, बहुत बांका में रही, बहुत जगह। क्या लगता है अगर आपको, क्योंकि सेकंड राउंड में दूसरे सवाल पर हम आएंगे, क्या लगता है कि भाजपा उसी स्थिति में मजबूती के साथ खड़ी है एनडीए, या आरजेडी को एज मिलता दिख रहा है और आरजेडी को लेफ्ट और कांग्रेस का सपोर्ट सत्ता पर दिख रहा है कि नहीं?
नहीं देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, प्रणाम। कहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम प्रभारी भी थे बांका लोकसभा चुनाव का। मैंने वहां देखा कि वहां जो बांका लोकसभा है और उसके आसपास भागलपुर, बांका, ये सब जो जगह है, वो कहीं ना कहीं शकुनी चौधरी जी का वो गढ़ माना जाता था। लेकिन अभी जब मैं वहां गई तो वहां पे जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सोच समझकर समीकरण मिला करके सभी जाति, सभी समुदाय को जिस तरह से टिकट दिया है, सम्मान देने का काम किया है, तो उसका असर जो है पूरे बिहार में उसका असर पता चल रहा है। जबकि अभी पिछला चुनाव तक जो था, एक लहर था, पुलवामा कांड हो गया, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि पुलवामा कांड था, और भी जो कांड हुआ था उस वजह से मोदी का लहर था। मोदी जी मतलब देश के नाम पे, जवानों के नाम पे जो वोट मांग रहे थे। इस बार जो है बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता जो है अब एक सोच समझ रख रही है कि मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, करने को कुछ नहीं, क्योंकि वो बिहार में लगातार आए हैं, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की उन्होंने, रोजगार की बात नहीं की उन्होंने, शिक्षा की बात नहीं की उन्होंने, और मतलब क्या बोलते हैं, अस्पताल की बात उन्होंने नहीं की, मेडिकल फैसिलिटी की बात उन्होंने नहीं की। नहीं बोला कि बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे या क्या पैकेज लेकर के आ रहे हैं बिहार के लिए। जहाँ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो बिहार को एकदम अछूता रखा गया है एक्सप्रेसवे से। तो ये जितनी चीजें अब बिहार की जनता है समझ गई है कि मोदी जी सिर्फ इलेक्शन के समय आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण वादा करते हैं, लेकिन वो वादा नहीं पूरा पिछले 10 सालों में ये हुआ। और जिस तरह से महंगाई का चीज बढ़ रहा है, हर जगह मतलब फेल होता नजर आ रहा है। महिलाएं अब बोल रही हैं कि सिलेंडर जो महिलाओं को बांटा गया और उसके बाद रेट इतना ज्यादा कर दिया गया। मैं ये नहीं कि मैं पार्टी की तरफ से, मैं गांव गांव घूम रही हूँ, अभी भी मैं कल रात में ही आई हूँ, गांव में भी घूम रही, तो लोगों में एक आक्रोश है कि इन्होंने किया, बोला था नहीं क्या। आयुष्मान कार्ड की जब बात करेंगे तो आप देख लीजिए कि लोगों में कितनी आक्रोश है आयुष्मान कार्ड लेकर के, कि सिर्फ कार्ड बनाया गया, सिर्फ बातें की गई, कितने लोगों को फायदा हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि जो उन्होंने बार बार बोलते हैं कि गरीबों को 5 किलो राशन की बात, जो कोरोना काल के बाद इन्होंने 5 किलो राशन देने का काम किया, तो गरीब अब समझ गए हैं कि कोरोना से पहले भी ये राशन 3 रुपया 2 रुपये किलो मिलता था। तो मात्र महीने का आप 15 रुपया, 5 किलो राशन की जब बात करते हैं तो 15 रुपया आपका फायदा पहुंचा है। और बार बार 5 किलो राशन की बात बोल करके अब लोग जागरूक हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी की इस बातों से, तो कहीं ना कहीं पूरा असर पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा हैं, लोगों की मतलब सोच को रखते, युवाओं को सोच को समझते, युवाओं की चाहत को जानते हैं, बिहार की क्या जरूरत है उसको पहचानते हैं। जिस तरह से लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुनवाई, कार्रवाई, कृषि को लेकर के सब जो काम किया। और हमारा देखिएगा कि जो हमारा पार्टी का एजेंडा भी आना, मैनिफेस्टो में भी आया कि हम सिलेंडर का रेट कम करेंगे, हम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम महिलाओं को 1 लाख रुपया रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं बहनें उनको सम्मान देंगे। और इस तरह से एमएसपी लागू करेंगे, डबल एमएसपी लागू करेंगे। जो इनका सारे मतलब 24 है, मतलब जो काम आप किए आपको क्योंकि देखिए भाजपा की प्रवक्ता थी अनामिका पटेल, वो नहीं है, तो वो जवाब उनके तरफ से हमने उन्हें बुलाया था, मगर उनका कनेक्टिविटी या कुछ प्रॉब्लम आया, वो आकर हट गई या तकनीकी कारणों से हट गई। मुझे लगता क्या है कि आपने जो सवाल की बताया, आपने जो जवाब दिया, बहुत सही बात कही उनमें आपने। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव में वो कुछ दिख रहा है जो रोजगार की तरफ मुड़ता है मामला, और रोजगार के लिए युवा, क्योंकि देखिए कल सम्राट चौधरी ने भी कहा कि 10 लाख रोजगार हम देंगे और 25 से पहले देंगे, यानी उसका यह मानना हो गया कि रोजगार एक बड़ा इशू है। और सम्राट चौधरी ने इसको कहा कि मैं 25 को दूंगा और 25 तक मैं दे दूंगा 10 लाख। तो चलिए एक से कम जो एक और अलग कहना चाहूंगी कि जिस तरह से है, कहीं भी राजनीति में, कहीं भी पूरे देश में, मतलब हर जाति का एक अपना सम्मान होना चाहिए। और यादव के बाद जो मतलब कुशवाहा समाज का सबसे बड़ी आबादी है बिहार के अंदर में,
जिस तरह से जातीय जनगणना हुआ, और बीजेपी ने कुशवाहा समाज को एक भी टिकट नहीं दिया, महिला को एक भी नहीं टिकट दिया। तो कहीं ना ये और सम्राट चौधरी पे कुशवाहा समाज का विश्वास अब खत्म हो गया है। अब हम एक कुछ नहीं कर सकता, अगर एक नहीं टिकट दिलवा पाए तो कुशवाहा समाज को आगे भी सम्मान नहीं दिलवा पाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू हो गया। जैसे अब हम दूसरे राउंड पे आते हैं, छोटा राउंड, मेरे पास 5 मिनट समय है। हम ये कहना चाहेंगे, अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जिस तरह से बाहुबलियों को छोड़ा जा रहा है, जैसे अनंत सिंह को आज जो पेरोल मिला 15, ये चुनाव के समय पेरोल मिला, और पेरोल का कॉज बताया गया कि उन्हें घर में जमीन जायदाद का बंटवारा करना है। मगर जब वो निकले और पत्रकारों ने उनसे पूछा तो कहा कोई टक्कर कहीं है नहीं, ललन सिंह 5 लाख वोट से जीतेगा, ये उन्होंने कहा। तो उस तरह से आप देखिए, रामा सिंह चले गए, चुनाव फ्रे में है, वो भी आरजेडी के खिलाफ है। अनंत सिंह भी आरजेडी के खिलाफ है। उसके अलावा प्रभुनाथ सिंह के बेटे वो भी खिलाफ है। मुन्ना शुक्ला लड़ रहे हैं, अशोक महतो आरजेडी से। तो ये जितने बाहुबली कहलाने वाले, क्या इसका असर पड़ेगा? सुनील, संक्षिप्त में आप बताएं। ये कुछ ही क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति बन रही है, मुंगेर में ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अन्य क्षेत्रों में इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व है। जो आप बाहुबली की बात कर रहे हैं, वो सीट हॉटकेक हो गई है, चाहे वो अशोक मंडल जी की पत्नी के चलते हो रहा हो या अभी जो आपने कहा अनंत सिंह के निकलने के चलते हो रहा हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा, एक ऐसे हमारे आदरणीय शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो मैं पहले भी उठा चुका हूं, कि पलायन, जो मजदूरी के लिए लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, और उसके चलते भी वोटिंग परसेंटेज पर बहुत एक असर पड़ता है। काहे कि अभी रबी या और दूसरे चीज का समय था, काम, काहे कि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा काम नहीं है बिहार में। तो खेतिहर जो हमारे किसान और मजदूर है, छोटे किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन किसान और मजदूर, वो बड़ी संख्या में पलायन करते हैं गुजरात, पंजाब, दिल्ली या और देश के अन्य भागों में। तो ये एक बड़ी समस्या है कि यदि उनकी संख्या, वो वापस कितने आते हैं और उसका क्या असर पड़ता है, वो एक देखने की बात होगी। ये एक महत्वपूर्ण कारक बनेगा। और दूसरी चुनौती आपको मैंने पहले भी कही कि वो कोर वोटर को बचा के रखने की है, जिसमें जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है एनडीए का, वो बहुत ज्यादा सफल अभी तक के चुनाव में नहीं दिख रही है। गठबंधन में मामला वो सेंध लगी है, कुशवाहा मतदाता टूटे हैं। मेरे ये कहने का मतलब नहीं, मेरे ये कहने का मतलब था, 2 लाइन में आप बताएं कि 2 लाइन में बताएं कि हाँ, सवाल आपका नहीं आ रहा है। बाहुबलियों का उपयोग, प्रयोग, ये जो अबर हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। आनंद सिंह को जेल से बाहर किया गया नियम बदल के। आप आनंद मोहन सिंह को, अनंत सिंह अभी बाहर हुए, रामा सिंह पहले ही बाहर हैं, और मुन्ना शुक्ला वहां से लड़ रहे हैं। अशोक जो है प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं, वो भी हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है, अशोक महतो के की पत्नी है। तो मेरा यह सवाल है, क्या ये फिर इस तरह का उपयोग हो रहा है बिहार की राजनीति में? 1 लाइन में आप बताएं। दीपक जी, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें इस हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। कमोबेश हर तरफ से ये चलता रहा है, लेकिन इधर हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा इसका महत्व नहीं में हम लोग देख रहे हैं। जनता बहुत आगे निकल रही है, मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि मुद्दों पर मतदान हो रहे हैं, या फिर हवा, जैसे पिछली बार का मैंने आपको कहा है कि पठानकोट और पुलवामा का मामला था, तो वो उसका एक अलग मामला था। इस बार बिहार का मुद्दा रोजगार है। मैं समझता हूं रोजगार और आपकी बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 मुद्दा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि ये इस 2 मुद्दे पर एक समस्या होगी, और कोर वोटरों को बचा के रखने की समस्या, ये 2 समस्या से। और माइक्रो मैनेजमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर चुनाव में होता है कि बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट, जिस भी गठबंधन का बेहतर होगा, जिस उम्मीदवार का बेहतर होगा, अब अंत में जो चुनाव के दिन जो डी-डे होगा, उस दिन वही बाजी मार के देगा। चलिए, धन्यवाद आपको। अब हम आते विनोद शर्मा जी, 2 लाइन इसी पर आप बोल दें जो सवाल था।
जी देखिए, निश्चित रूप से सभी पार्टियां अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, उम्मीदवारों को चयन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट है कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का महंगाई और बेरोजगारी है और पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम गिना रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए क्या किया बिहार की जनता को नहीं पता है। नीतीश कुमार जी ने कितने कल कारखाने लगाए बिहार में, इसका पता नहीं है। तो निश्चित रूप से बिहारी जरूर पूछेंगे कि आपने बिहार के लिए क्या किया। केवल सड़क बना देने से रोजगार नहीं मिल जाते हैं, और जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे देश और राज्य नहीं विकास कर सकता है। आज पलायन बहुत तेजी से फिर बढ़ा है, तो निश्चित रूप से आप उम्मीदवार किसी को बना दे उससे अंतर नहीं पड़ेगा। वोटर्स जो है अधिकांश इसी पर वोट देते हैं कि सरकार उनको आगे क्या सुविधा देने जा रही है, उनके लिए क्या कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से न केंद्र सरकार की ओर से ऐसा पहल किया गया, न राज्य सरकार की ओर से। 17 वर्ष नीतीश बाबू जरूर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि बिहार में कोई बड़ा कल कारखाना लगा हो। जो है वो भी बंद हो चुका है करीब करीब। केंद्र सरकार ने उस पर भी कोई पहल नहीं किया। तो निश्चित रूप से आप तुलना करते हैं केवल राजद शासनकाल से, कांग्रेस शासनकाल से क्यों नहीं नीतीश जी तुलना करते हैं? जब पहले कल कारखाने आज भी झारखंड हो या बिहार हो, जितने अभी भी बचे हुए हैं कांग्रेस शासनकाल के देन है। जो बंद हुए नीतीश कुमार ने क्यों नहीं खुलवाए? इतना लंबा समय दिया बिहार ने, आप भाजपा के साथ रहकर सरकार चलाया, तो उस पर तो कोई प्रयास नहीं किया। आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी से खुद स्वीकार करते रहे कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी सरकार चलती है, तो जनता को उससे मतलब नहीं है। चलिए, अब हम मधु मंजरी से अंतिम सवाल करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके महागठबंधन को, आपके राजद को बिहार में अब कितनी सफलता मिलेगी? क्या लगता है, क्या अंदरूनी बात है, क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिहार का भी समीकरण रहा है और बिहार के लोग जिस तरह से जागरूक हो चुके हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में, माननीय राहुल जी में लोगों का जो भरोसा जगा है कि ये कर सकते हैं और नेतृत्व इन्होंने करके भी दिखाया है 17 महीनों में। तो इस बिहार में जो है हमारा जो 40 की 40 सीट पे कांटे का टक्कर हम लोग देंगे और कम से कम 50% से ऊपर हम लोग आएंगे। 50% से ऊपर आएंगे और बाकी 40 पे कांटे का टक्कर होगा। कहीं एक तरफा लहर नहीं रहेगा, कहीं एक तरफा नहीं, कहा एकदम एक तरफा हो गया कि बीजेपी जीत रही है या कुछ भी, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। क्योंकि आप लोग खुद ज्यादा, मुझसे ज्यादा आप लोग सर्वे करते हैं और देख रहे होंगे, तो एक माहौल जो इस बार बहुत बदलाव आ गया है और अब है लोग समझ गए हैं, जागरूक हो गए। गांव-गांव में भी लोग जागरूक हो चुके हैं, उन्हें स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के लिए काम करते। चलिए, आपने बहुत दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल से कम ये जरूर मतदाताओं को अपील करें कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकलें साथ मैं को। तो करता हूँ, मैं अभी करने ही वाला था, आपने टोक दिया, अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि ये परिचर्चा बहुत ही अच्छी रही आप लोगों ने, मगर ये बात हुआ कि अपना पक्ष रखने के लिए भाजपा की अनामिका सिंह पटेल तकनीकी कारणों से बाहर हो गई, तो वो अपना पक्ष नहीं रख पाई। उनका अपना पक्ष भी एनडीए का पक्ष उनके तरफ से होना था। चलिए, वो तकनीकी बाधा थी। मगर ये आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं बिहार की जनता से ये अपील करता हूँ, एक नागरिक होने के हैसियत से, कि तीसरे चरण के चुनाव में आप घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप बड़े लोकतंत्र के प्रहरी हैं और अगर आप बड़ी संख्या में निकलते हैं तो आप एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने में सफल होंगे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या और परसेंटेज बढ़ाइए, अपने बढ़ाइए। चुनाव आयोग तो बाद में बढ़ाएगा, 10 दिन के बाद चुनाव आयोग बताएगा कि इतना परसेंटेज हुआ है, मगर जो परसेंटेज आपको बढ़ाना है आप बढ़ाइए। इसी के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आपको मधु मंजरी जी, सुनील जी, अनिल शर्मा जी, विनोद शर्मा जी और अनामिका जी को भी धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। नमस्कार, प्रणाम।